नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसा रहा आपका नीट का पेपर? उम्मीद है आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा, बहुत शानदार हुआ होगा। हम लोगों ने भी पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम आपके साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल इस बार लास्ट ईयर से बेटर लग रहा है। बेटर रहा है, अच्छा लेवल पे पेपर रहा है, थोड़ा मॉडरेट तो से ऊपर है पेपर का लेवल। मॉडरेट साइड में है, तो फिर आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर आपसे अगर अच्छा नहीं रहा जितना डेली क्वेश्चंस डेली जितनी उम्मीद टेस्ट्स थी में होता आपकी। था उतने उससे अगर कम रहा है तो कोई बात नहीं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। और क्वेश्चंस अच्छे रहे हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से डिट्टो जो लाइन टू लाइन आप लास्ट ईयर तक देखते थे वैसा पेपर तो बिल्कुल नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, कई सवालों के अंदर उन्होंने एक एक ऑप्शन को चेक करवाया है। ऑप्शन ए बी सी हर एक ऑप्शन को उन्होंने चेक करवाया है वहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 46। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। इसमें आपको एक वीक मोनोबेसिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, और पूछा है आपसे वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी गिवन है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो कोलराउशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन अप्लाई होगा। वीक एसिड HA के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपन लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, ये दो वैल्यूज अपने सामने गिवन है, इनको अपन ऐड करेंगे। यूनिट्स अपन को दिख रही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये एडिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैल्यू आ जाएगी 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड आफ्टर दैट हमें पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को अपन लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों वैल्यूज अपने पास हैं। अब ऊपर नीचे इनकी यूनिट्स भी मैच कर रही है। 90/400, और यहां से अगर आप वर्किंग करेंगे तो ये 9/40 आ रहा है, विच इज 0.225। तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन फाइंड कर पा रहे हैं 0.225, विच वी कैन सी इन द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो 22.5% एसिड डिसोसिएट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है। होपफुली आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संदीप सर आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये है केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, और ये जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना दिया है आपको, 0। अब हमें ये पता है बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब क्या हो गया कि बेटा वो स्पीशी क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। और स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा मतलब वो स्पीशी क्या होगी, क्वाइट स्टेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एक गलत ऑप्शन है। अब जब स्टेटमेंट 2 पे जाते हैं, यह आपको बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, जबकि हमें क्या पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करने वाली है, घटने वाली है। तो इस सवाल के लिए स्टेटमेंट 1 भी एक गलत ऑप्शन है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, एक गलत ऑप्शन है। तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 48 के लिए हम मूव करते हैं गौरव सर के पास, जो कि आपको इस सवाल के थ्रू बताएंगे कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है।
ये रिडबर्ग्स इक्वेशन से सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन को सुपरफिशियली जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिडबर्ग्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम के लिए अपन को दो पर्टिकुलर ट्रांजिशंस की वेवलेंथ्स कंपेयर करनी है, एक 2 से 3 और दूसरा n=4 से n=6 का ट्रांजिशन, ठीक है। और इन दोनों वेवलेंथ्स को अपन रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये वेवलेंथ λ1 एंड λ2 हैं, तो आपको सबसे पहले तो रिडबर्ग्स इक्वेशन याद करनी है। 1/λ = r 1/n1² - 1/n2², ठीक है। और इसको आपको 2 बार अप्लाई करना है। n1 आपको लोअर वैल्यू लेना है, n2 हायर वैल्यू लेना है। और 2 बार अप्लाई करने के बाद अपन को वेवलेंथ्स का रेशियो चाहिए, λ1/λ2 चाहिए। तो उसके लिए अपन को ज़रूरी है कि अपन सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, जब अपन ऐसा करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा। 1/16 - 1/36, 1/4 - 1/9। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। आप चाहें तो ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 36/16 - 1 बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो ये 9 - 4 हो जाएगा, विच इज़ 5। ऊपर वाली क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं इजीली सिंप्लीफाई हो रही है 4 से कैंसिल होके। सो फाइनली न्यूमरेटर 5/4 आएगा और डिनोमिनेटर 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में λ1/λ2 है, जिसकी वैल्यू क्लियरली 1/4 आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको अपन एक मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। बस केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर अपन को डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और उनकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड का अपन को ऑर्डर बनाना है। तो ये क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पूछा गया है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिगेंड्स कंपेयर करने हैं, एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कंपेयर करना है। तो अगर आपको लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का आइडिया है तो आप जज कर सकते हैं कि सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी और इस टेट्राहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स में लोएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। लोएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा होगा। तो सी वाला कॉम्प्लेक्स आपको सबसे आगे दिखना चाहिए और हाईएस्ट CFSE के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो बी आपको सबसे पीछे दिखना चाहिए। अभी आपको 2 ऑप्शंस में तो दिख रहा है। उसके बाद अपन अमोनिया और एक्वा कॉम्प्लेक्सेस को भी कंपेयर करेंगे। अमोनिया एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है एज कंपेयर टू H2O। तो अमोनिया का फील्ड स्ट्रॉन्गर है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड स्मॉलर होगी, तो ए पीछे रहेगा और डी आगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, राइट। जिसका स्प्लिटिंग ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम है, जिसमें स्प्लिटिंग कम है उसमें वेवलेंथ एब्जॉर्ब बड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर लिया था। नेक्स्ट हमारे सामने है एक काइनेटिक्स का क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, जिसमें अपन को रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे जज किया अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हमने देखी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हमें बता रही है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इनिशियल और एक समय के बाद। इनको अगर अपन कंपेयर करें A एट टाइम t अपॉन A0, तो 0.9 मोलर को 7.2 मोलर से डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है 1/8। 1/8 को आप ऐसे देखिए कि ये 1/2 क्यूब है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 3 बार हाफ हुई है, ऐसा बोल सकते हैं।
3 बार हाफ होने का मतलब टोटल टाइम जो लैप्स हुआ है वो 3 हाफ लाइव्स के बराबर है, और 3 हाफ लाइव्स हो जाएंगी 3 टाइम्स टी हाफ। आपको याद करना है टी हाफ का फॉर्मूला विच इज़ ln2/k। ln2 की वैल्यू भी आपको बच्चों याद रहती है 0.693, और k की वैल्यू अपन को गिवन है 0.03। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 69.3 सेकेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने अपने आरजी एकेडमी के टेस्ट्स में भी लगातार पूछे हैं। पहले जो CFSE वाला क्वेश्चन था वो भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली सक्सेसफुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको शशि सर बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि डिस्टिलेशन जो सेपरेशन टेक्निक्स है उससे पूछा गया है। और आप देख सकते हो सेपरेशन टेक्निक्स वाले जो चीज़ें हैं केवल एग्जाम्पल अगर आप अभी रिसेंट के जो कंप्लीट मैराथन देखोगे ऑर्गेनिक में, तो उसमें भी केवल एग्जाम्पल यही सारे पॉइंट्स ही लिए हुए हैं उसमें। और यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी कि जो क्लोरोफॉर्म है और ये एनिलीन है ये सेपरेट होता है थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन, तो 1 के लिए तो 4 हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद जो क्रूड ऑयल है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद है तो आप फटाफट कर दोगे। बी के लिए 3rd ऑप्शन हो जाएगा। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ये सी के लिए 1st ऑप्शन जा रहा है, एंड देयरफॉर जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट है। जो एनिलीन वाटर है उसे हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही फैक्चुअल है, अगर याद है तो काम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा है। दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे रहे हैं और दो फंक्शनल ग्रुप है इधर, एक तो कीटोन है और दूसरा नाइट्राइल है। कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन होती है तो कीटोन बनता है। अब एक गलती जो यहाँ पे लोगों ने बहुत की है वो ये की है कि कीटोन बनाने के बाद वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके और 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया है, जो कि ये ऑप्शन भी गिवन है। ये नहीं करना है हमें। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया हमने तो ये जो CN है ये इमीन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। H3O+ हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कीटोन बनता है, एंड देयरफॉर ऑप्शन जो है वो 3rd यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। कीटोन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एंड नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में, है ना। ये नहीं करना है कि कीटोन को आगे, क्योंकि हमने वाटर ऐड कर दिया, सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो गया। ठीक है। Which one of the following compounds can exist as cis trans isomer? cis trans isomer ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 जगह पे पॉसिबल होता है, एक तो डबल बॉन्ड के पास और दूसरा रिंग में, क्योंकि वहाँ पे जो रोटेशन होती है वो हिंडर्ड होती है। अब डबल बॉन्ड पे जब हम देख रहे हैं तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हो, मतलब दोनों मिथाइल को सेम साइड रख सकते हो, तो ये सिस बन जाएगा। एंड एक मिथाइल को बाहर और एक मिथाइल को अंदर रखोगे तो फिर ये ट्रांस बन जाएगा। तो ये तो शो कर रहा है। एक बार और ऑप्शंस में जैसे पेंटुअनीन में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 सेम ग्रुप हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाता है, तो फिर ये सब शो नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें कि यहाँ पे 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब गौरव सर एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऐसे सब्सटेंसेस कंपेयर करने हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों, ठीक है ना। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कंपेयर करने का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना ये नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने का क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर इनके मोलर मासेस दे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा। या तो आपको पता ही है कि मास को मोलर मास से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो 2 मोल्स सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। 62 से डिवाइड किया तो 4 मोल सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। NaOH के मोलर मास से डिवाइड किया तो 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 के लिए बहुत आसान है, अगेन 6 मोल आ रहा है
पर ध्यान रहे यहाँ पर आपको मोल्स इक्वेट नहीं करने हैं, अब आपको एटम्स के मोल्स कंपेयर करने हैं। तो आपको देखना है कि पर फॉर्मूला यूनिट कितने एटम्स हैं। तो Na2CO3 में आप देख सकते हैं 6 एटम्स हैं, Na2O में 3, NaOH में 3 और H2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मोल एटम्स आ रहे हैं। लैंग्वेज यहाँ पर ध्यान से पढ़नी थी, एटम्स के नंबर को अपन को कंपेयर करना है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 12 मोल एटम्स, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18 मोल एटम्स, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मोल एटम्स आ रहे हैं। तो इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो A, B और D में। इनफैक्ट 5th ऑप्शन भी है जिसको मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो CO2 के मोल्स यहाँ पर 5 आ रहे हैं, 44 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हो जाएगा 15 मोल। CO2 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। क्लियरली A, B और D में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन ही मैं कहूँगा, इसमें जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस तो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शशि सर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें अगेन पूछा है हमसे कि CH बॉन्ड की जो डिसोसिएशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। तो एक तो हमें सीधा सीधा ऑर्डर, अगेन यहाँ पे एक जो गलती की है लोगों ने वो इसे एंटी एरोमेटिसिटी से कंपेयर कर के की है, जो कि इसको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जबकि जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कम और केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन एक्चुअली ज़्यादा है, जहाँ पे कि आपको एटम्स के ओवरलैपिंग के बारे में, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में सोचना है। जैसे अगर आप तीनों कंपाउंड्स में नोट करो तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हमें इस CH बॉन्ड के बारे में पूछा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो डिफरेंस है इन तीनों में वो हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है। जो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है वो हाइड्रोजन के साथ बेटर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, sp का जो साइज़ है वो मच स्फेरिकल होता है थोड़ा, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो सेकंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। तो ये अगेन सीधा सीधा आपको केमिकल बॉन्डिंग से ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गौरव सर के पास आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें अपन को एंथैल्पी चेंजेस रिलेट करने हैं। आपको बेरियम आयन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है। सल्फेट आयन एक्वस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और बेरियम सल्फेट का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा एक चीज़ गिवन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टर्म जो है ये थोड़ा सा आपको नया लग सकता है। स्पेसिफिकली ये टर्म एंथैल्पी के डिस्कशन में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है बेसिकली आयनिक कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन। तो इसमें आयनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम से बाहर आ रहा है, उसके आयन्स आपस में क्लब हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो एसेंशियली इस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं और इसका अपन को एंथैल्पी चेंज गिवन है, ठीक है, -4.5 किलो कैलोरीज पर मोल। एंड फॉर एनी पर्टिकुलर थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंथैल्पी चेंज को लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो बेरियम सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन अपने सामने देख पा रहे हैं, -349 अप्रोप्रिएट यूनिट्स में। बेरियम आयन का अपन को फाइंड करना है, सपोज वो x है, और सल्फेट आयन के लिए वैल्यू है -216 और ये डिफरेंस आ जाना चाहिए -4.5। सारी वैल्यूज़ किलो कैलोरीज पर मोल में ली गई हैं। उसके बाद अपन को थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करनी है।
इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो ये वैल्यू आ रही है -133, 4.5 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती होने के भी चांसेस हैं, और अगर आपने ऐसी गलती करी तो आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टर्म्स को थोड़ा सा समझना है। उसके बाद कैलकुलेशन तो आसान है, आपको बस साइन का ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। 57th क्वेश्चन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने का क्वेश्चन है। सिर्फ अंडरलाइंड एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर आपको फोकस करना है, मतलब पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये सब कंपाउंड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये तो आपके लिए फैमिलियर होंगे। पोटेशियम के लिए बस इतना याद रखो कि पोटेशियम अपने सभी कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको प्रोबेबली पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अदरवाइज आप हाइड्रोजन का +1 लेकर चार्ज बैलेंसिंग से भी ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। और H2SO4 के लिए हाइड्रोजन +1 स्टेट में है, ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड फॉर्म में है, मतलब -2 स्टेट में है। सल्फर के लिए अगर X मान लें तो इस सिंपल वर्किंग से ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 करके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6। तो आंसर इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो इसको तो अपन एक रेगुलर क्वेश्चन ही बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो 58th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, और थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है भी। आउट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। तो यहाँ पर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी अपन को सोल्यूशंस की कंपेयर करनी है। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में अपन देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा आयंस फॉर्म करेगा सोल्यूशन में, ज़्यादा चार्ज वाले आयंस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड तो +1 और -1 चार्ज वाले 2 आयंस में ब्रेक होगा। फोर्थ वाला कंपाउंड +3 और -1 चार्ज वाले 4 आयंस फॉर्म करेगा फ्रॉम ईच फॉर्मूला यूनिट। जबकि सेकंड और थर्ड जो हैं ये वाटर में एज सच डिसोसिएट नहीं होंगे, दे विल रिमेन लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और प्रॉबेबली इनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में ज़्यादा नहीं होगी। तो उस हिसाब से अपन सेकंड और थर्ड दोनों की ही कंडक्टिविटी कम बोलेंगे। फिर भी अगर अपन को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो प्रॉबेबली आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हुआ और कुछ हद तक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ तो ये वाला कंपाउंड आपको +2 चार्ज का आयन देगा, ये +3 चार्ज का आयन देगा। यहाँ से 3 क्लोराइड आयन्स रिलीज होंगे और यहाँ से 2। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इस तरह का डिसोसिएशन वाटर में बहुत कम होता है, ये रिएक्शंस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल अगर ये डिसोसिएशन अपन कंसिडर करें तो थर्ड वाले कंपाउंड के सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कम आनी चाहिए एज कंपेयर टू द सेकेंड कंपाउंड। तो अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो थर्ड के लिए जाएंगे। वैसे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड दोनों को ही आंसर माना जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि सर आइए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि कौन से कंपाउंड से बेंजीन नहीं बनेगा, है ना। फर्स्ट कंपाउंड जो है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वाटर के साथ वार्म करते हैं तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसका प्रोडक्ट बनता है फिनॉल। तो ये पहला ही कंपाउंड है यहाँ पे जिससे कि बेंजीन नहीं बनेगा। बाकी अगर आप देखो सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CO2 निकल जाता है, बेंजीन बन जाता है। नॉर्मल हेक्सेन के साथ क्रोमियम ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम वैनेडियम ऑक्साइड इनके साथ बन जाता है बेंजीन। रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करने पे बेंजीन बन जाता है। तो ये अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव सर अगेन एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिर से ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से मैं इस पेपर में 3 क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है
और हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक हैं। और लकीली इसमें सारे के सारे कंपाउंड्स निकल के ही हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस निकल के हैं। ए में निकल +2 स्टेट में है, बी में 0, सी में +2 स्टेट में है, डी में भी +2 और ई में अगेन निकल 0 स्टेट में है। तो निकल अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 4s2। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान निकल 0 के सारे कॉम्प्लेक्सेस में अपन ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में पुश करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 4s ऑर्बिटल को अपन एम्प्टी करा लेते हैं। ठीक है, इसके चलते पहली बात तो अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, और दूसरी बात जो हाइब्रिडाइजेशन अब पॉसिबल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है। तो B और E दोनों में ये सिचुएशन है, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस डायामैग्नेटिक होंगे, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ऐसे ही साइनाइड जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में निकल 2+ का कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर बनता है, और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में फिर से d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग फोर्स की जाती है ताकि एक d ऑर्बिटल को अपन एम्प्टी करा सकें इंटरमिक्सिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स भी डायामैग्नेटिक है। बच्चे ये 2 कॉम्प्लेक्सेस, इनमें जो लिगेंड्स हैं वो भी रिलेटिवली वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह की कोई पेयरिंग फोर्स नहीं होती है। ये वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल, एंड बोथ ऑफ देम हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो A एंड D यहाँ पर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ हैं, तो 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शशि सर एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गौरव सर। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि डीकलराइज नहीं होगा, मतलब जो डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को। ब्रोमीन हमें पता है ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। एनिलीन के साथ Br2H2O की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूट हो जाता है, मतलब ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेगा जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे तो जब ब्रोमीन रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब है कि ये इसका जो कलर है वो यहाँ से कलरलेस हो जाएगा और हमें तो ये तो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन को, ब्रोमीन वाटर को। एल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं होती ब्रोमीन वाटर की, ब्रोमीन सनलाइट ये सब रहता तो फिर रिएक्शन होती। और इनफैक्ट ये जो ब्रोमीन है ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मतलब एल्कीन या एल्काइन को पता करना है तो ऑब्वियसली जो एल्केन है ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन नहीं होती। फिनॉल के साथ भी वैसी ही रिएक्शन होती है, ट्राइब्रोमो वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। एंड एल्कीन्स के साथ तो एडिशन हो जाता है, ब्रोमीन इस जगह पे ऐड हो जाएगा। एंड देयरफॉर बस एक ही कंपाउंड है यहाँ पे, ये सेकंड वाला कंपाउंड जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स अगला सवाल जो है वो DF ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपसे यूजेस पूछे गए हैं। RG के पेपर्स में हमने बहुत बार ये चीज़ों एम्फेसिस किया है, क्लासेस में बहुत बार एम्फेसिस किया है कि आपको यूजेस बहुत अच्छे से याद करने होंगे। और देखिए मेरे कहे अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे यूजेस पे सवाल पूछ लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप बात करें हेबर प्रोसेस के अंदर, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है। DF ब्लॉक एलिमेंट हम जानते हैं कि एज ए कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं, तो हेबर्स प्रोसेस में वी नो आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए के लिए लिस्ट 1 में जो पार्ट ए है उसके लिए क्या होगा, लिस्ट 2 का Fe कैटलिस्ट। जो कोडिंग आप चेक करेंगे तो ए के लिए 1 जो होगा वो करेक्ट कोडिंग मैचिंग होगी। वेकर्स ऑक्सीडेशन अगेन ये डी ब्लॉक में यूजेस में गिवन है, एंड व्हाट वी नो इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए वेकर्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। और एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, PDCl2 का यूज करते हैं।
राइट। विल्किंसन कैटलिस्ट, अगेन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपसे पूछा जा रहा है और ये कहाँ यूज होता है? फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, और वहाँ पे PPS3 होल थ्राइस RHCl यूज किया जाता है। फिर आप बात करेंगे जिगलर कैटलिस्ट के लिए, तो एकमात्र आपके पास जो मैचिंग बची है वो D के लिए 4th है, और ये कहाँ यूज होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। तो आप देखिए A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3 एंड D के साथ 4th ऑप्शन मैच किया जाता है। तो A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3 एंड D के साथ 4, यहां से वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। तो इस केस में 62 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th। तो अगले सवाल के लिए हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शशि शेखर सर के पास। जी लीजिए सर। तो दोस्तों अगेन ये फिर से याद रखने वाला क्वेश्चन है। बायोमॉलिक्यूल्स में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक ये विटामिन से और दूसरा जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो यहाँ पे सीधा सीधा देख, मतलब आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से डिजीजेज होते हैं। विटामिन B12 जो है, तो B12 से यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया होता है, तो A के साथ 4 मैच कर रहा है। विटामिन D से रिकेट्स है, तो रिकेट्स एक चीज़ सबको ही याद रहती है, लेकिन इन्होंने भी समझदारी दिखाई है यहाँ पे। B के साथ 3rd, तीनों चार ऑप्शंस में ही दिया हुआ है, तो इससे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। B2 के साथ क्लियोसिस है एंड B6 जो है वो कन्वर्जेंस है, तो C के साथ 1 मैच हो रहा है एंड D के साथ 2 मैच हो रहा है, तो ये 3rd ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप सर लेंगे। सो गाइस अगेन देखिए DF ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। DF ब्लॉक में एक सवाल ये ऐसा है जो अगर आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT की लाइन आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। हमने जब किताबों को पढ़ा, खंगाला, तो हमने वहाँ देखा कि ये लाइन जो है हमने इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवा दी थी कि आपसे पूछा जा सकता है, और लाइन आपके सामने है। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज इन कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम पार्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन को फील करना, एंड फेरोमैग्नेटिज्म में भी हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फील होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है वहां पे वो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2+। जब आप बेटा क्रोमियम 2+ की बात करेंगे, तो क्रोमियम 2+ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? आर्गन 3d3, बिकॉज क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s1, और आपसे पूछ रहे हैं क्रोमियम 2+, मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन और 3d में से 5 में से एक क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में जो Cr2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 3d4, और जब 3d4 है, व्हाट वी नो कि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा यहाँ पे? 4। अब बात करते हैं ये Nd3+, ये नियोडिमियम की बात कर रहे हैं, और ये क्या है? F ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। लैंथेनाइड सीरीज के कॉन्फ़िगरेशंस को याद करते वक्त हमने आपको बताया था कि लैंथेनाइड सीरीज में F0 आपको देखने को नहीं मिलेगा, F2 देखने को नहीं मिलता, और F8 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन केस ऑफ नियोडिमियम जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर आप नियोडिमियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, वो क्या होगा? ज़ीनॉन 4f4 6s2, ये नियोडिमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप बात करेंगे नियोडिमियम 3+ में, तो यहां पे क्या होगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद द कॉन्फ़िगरेशन विल बी ज़ीनॉन 4f3, और जब आप 4f3 की बात करेंगे तो यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो स्टेटमेंट 2 क्या पूछ रहा है अपने से कि बताइए Cr2+ में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नियोडिमियम 3+ में भी है क्या? आंसर इस नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 सही स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 एक गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहां पे जो ऑप्शन आपके साथ मैच करेगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आइए अब अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे हम मूव करते हैं, और ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स से रिगार्डिंग है। तो इसके लिए गौरव सर आपको इस सवाल की तरफ ले जाएंगे। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये अगेन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से पेपर में 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो ये वाला जो परसेंटेज है
ये अपन क्लास में भी बता चुके हैं कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए नियरली 99.9% कंप्लीट होने के लिए नियरली 10 हाफ लाइव्स लग जाती है। तो 10 हाफ लाइव्स के हिसाब से अगर कोई सोचे तो सीधे सीधे आंसर 10 मिनट्स हो जाएगा। फिर भी ठीक है, अगर अपन बेसिक फॉर्मूला से जाएं, ln a0 by at इज इक्वल टू kt। ठीक है ना, यहाँ पर 99.9% कंप्लीशन होने का मतलब है 99.9% कंप्लीशन होने का मतलब है कि 0.1% ही a बचा है। 0.1% का मतलब है 0.001 टाइम्स a0 बचा है। ठीक है ना, a0 का 1000th फ्रैक्शन ही बचा है और k को अपन लिख देंगे ln 2 by t हाफ। ठीक है, k की वैल्यू मत फाइंड करना, k को सब्स्टिट्यूट कर देना ln 2 by t हाफ। उसके बाद 2.303 का एक फैक्टर अपन बाहर निकालते हैं लॉग का बेस चेंज करने के लिए। वो 2.303 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 1000 आ रहा है, राइट हैंड साइड में log 2 आ रहा है। तो यहां से जो रिक्वायर्ड टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। log 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30। तो अपन इसको 10 हाफ लाइव्स क्लेम कर सकते हैं। तो 99.9% कंप्लीशन का टाइम 10 टाइम्स हाफ लाइफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए अपन चलेंगे शशि सर के पास। ये सर। तो दोस्तों इसमें हमें डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है और ये 4 कंपाउंड गिवन है। जैसे बेंजीनामाइन है, बेंजीनामाइन मतलब एनिलीन है, तो एक तो एनिलीन गिवन है, दूसरा क्या है, एक इथेनामाइन है और एन मिथाइल एनिलीन है। तो एन मिथाइल एनिलीन बना लेते हैं NHMe और एन इथाइल इथेनामाइन है, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करते हैं कि एक्वस कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो ये 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में 2 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो ज़्यादा बेसिक हैं। तो फिर अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर ये इनकी बेसिसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में डिलोकलाइज्ड है एंड देयरफॉर लेस अवेलेबल है। तो अगर हम इन चारों को लेट से A, B, C, D कह दें, तो जो एलिफैटिक अमाइंस है B एंड D, ये दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे। इसमें भी D सबसे आगे होगा, फिर B, और A और C में C जो है वो ज़्यादा बेसिक है एंड A जो बेंजीनामाइन है वो सबसे कम बेसिक है यहाँ पे, है ना। अगेन मिथाइल जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो बेंजीनामाइन है, मतलब जो A है वो बेंजीनामाइन सबसे कम बेसिक है। तो फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एन इथाइल इथेनामाइन जो अपना D है, फिर इथेनामाइन जो कि अपना B ऑप्शन है एंड देयरफॉर जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट चॉइस है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो संदीप सर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये सवाल है सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस आपसे सवाल पूछा है। और ये जैसा कि हर साल का नीट में एक जो टाइप बन गया है वो क्या है, कैटायंस का आपसे पूछा जाता है ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कैटायंस के ग्रुप पे ही आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट 2+ की बात करेंगे, कोबाल्ट 2+ जो है वो ग्रुप 4 का कैटायन है, राइट। तो कोबाल्ट 2+ के लिए जो मैचिंग होगा वो 3 रहेगा। Mg2+ ग्रुप 6 का कैटायन है अलॉन्ग विद Na+ एंड K+। सो B के लिए जो मैचिंग होगा वो ग्रुप 6, दैट इज B के लिए क्या होगा मैचिंग, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब आप लेड की बात करते हैं तो लेड जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में ही मिलता है, हमें दोनों में ही आपने उसे क्लासिफाई कर रखा है। बट यहाँ पे इन्होंने हमें लेड के लिए क्या दिया है, ग्रुप नंबर 1। तो C के लिए करेक्ट मैचिंग क्या होगी, ग्रुप 1। और एल्यूमिनियम 3+ के लिए करेक्ट मैचिंग क्या है, ग्रुप नंबर 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट 2+ के लिए जो मैचिंग है वो है A के लिए 3rd मैचिंग है, जो कि हर ऑप्शन में गिवन है आपको। Mg2+ के लिए ग्रुप 6 मैचिंग, दैट इज ग्रुप जो होगा मैचिंग वो कोड 4 होगा B के लिए।
बी के लिए कोड 4 आपको ऑप्शन 2 और 3 में दिखाई दे रहा है। Pb2+ के लिए ग्रुप 1 की मैचिंग जो कि आपको सी के लिए 1 वो भी ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आइए अब अगले सवाल पे गौरव सर की तरफ हम मूव करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात की गई है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से आप फैमिलियर होंगे, H3PO4, ये एक ट्राइप्रोटिक एसिड है। इसका मतलब इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, पर आपको पता है कि ये एक ही बार में अपने तीनों एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। इसका डिसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसको मैं सिंप्लीफाइड वे में ऐसे दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में H2PO4- बनेगा, जिसको अपन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप में H2PO4- डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये वाला डिसोसिएशन रिलेटिवली वीकर होता है। यहां से फिर अपन को मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मिलेगा। पॉलीप्रोटिक एसिड्स का जो डिसोसिएशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप वीकर होता चला जाता है। थर्ड स्टेप में एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, जो मैंने फॉरवर्ड पॉइंटिंग एरो को स्मॉलर करके इंडिकेट किया है। तो ये 3 स्टेप डिसोसिएशंस हैं। इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं Ka1, Ka2 एंड Ka3। तो किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए ये बात अप्लाई होती है कि उसके सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स कम होते जाते हैं। इसका मतलब H3PO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है H2PO4- से, H2PO4- स्ट्रॉन्गर एसिड है HPO4- से। तो फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों से ही स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये स्टेटमेंट तो सही है। और अगर अपन एक ओवरऑल रिएक्शन लिखें H3PO4 के डिसोसिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बाय एडिंग द 3 स्टेप्स, तो ओवरऑल डिसोसिएशन रिएक्शन से फॉस्फेट आयन के साथ 3 H+ आयन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अपन ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। और आपको ये पता है कि रिएक्शंस ऐड करने से उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और फिर अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूं तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगा। log K1 plus log K2 plus log K3 would be equal to log K। फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। क्लियरली थर्ड ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। पर ये बोलना कि K1 जो है वो K2 और K3 का एवरेज है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर K1 की वैल्यू K2 और K3 के बीच में आती, जो कि सच नहीं है। K1 should be significantly bigger than K2 and K3 both of them। तो A, B, C सही है और डी स्टेटमेंट क्लियरली गलत है। तो यहाँ से अपन फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक हो सकती है अगर अपन केयरफुल ना रहें तो। अगले क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं संदीप सर के पास। ये सर, थैंक यू सर। तो अब जो अगला सवाल है वो एक मिक्स चैप्टर का सवाल है बच्चों। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है वो आपके पास पी ब्लॉक और आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दोनों का ही फ्लेवर दे रहे हैं। तो इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गिवन है कि अनलाइक गैलियम दैट इज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इतना सा ही लाइन पढ़ के बता सकते हैं कि ये एक गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इनफैक्ट हम गैलियम को पाम मेल्टिंग मेटल बोलते हैं, मतलब आप उसे पाम पे रखेंगे अपने, इट विल गो मेल्टिंग डाउन, राइट। सीजियम डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन गैलियम के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गैलियम के पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट अगर आप बी की बात करें तो पॉलिंग स्केल पे ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होता। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप 11th का एनसीईआरटी देखेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर देखेंगे, तो वहाँ पॉलिंग स्केल पे दे रखा है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू
3 गिवन है, तो वो सेम है। लेकिन वहीं पे अगर आप जाएंगे क्लास 12th के एनसीईआरटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 17 के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक टेबल आपको गिवन है, वहां देखेंगे तो डेट इज गिवन कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3 है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.2। तो जो स्टेटमेंट बी है, अभी हम उसे जज करते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या होगा एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम पहले बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं और जो ऑप्शन आपको गिवन है उनको अपन गो थ्रू कर लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि आर्गन, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड सल्फाइड आयन, क्या ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, इन सब में क्या है बेटा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिल रहे हैं आपको? 18 इलेक्ट्रॉन हर स्पीशीज में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब पूछा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए अमंग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है वो सिलिकॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है इन सब में से क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। What exactly we know is on moving left to right in the periodic table, in general trend क्या होगा? Ionization energy will increase। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सिलिकॉन के लिए है। बट आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम वी नो कि यहाँ पे क्या आता है, एक बेटा एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन किस टाइप पे है कि जब आपको मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो रिमूव कहाँ से होगा? 3s2 से। और जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे आप, वो रिमूव होगा 3p से, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेनिट्रेशन पावर की बात यहाँ पे की जाएगी। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम 3s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एल्यूमिनियम में 3p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और पेनिट्रेशन किसका ज़्यादा है? फॉर 3s पेनिट्रेशन ज़्यादा है। तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू द एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? सबसे कम होगा। तो ये इनका IE1 का ऑर्डर आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर डी भी एक गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ पे अभी तक स्टेटमेंट नंबर सी हमें देखने को सही मिला है। स्टेटमेंट नंबर बी में अब चर्चा को हमने होल्ड पे रखा है, बिकॉज 11th और 12th एनसीईआरटी में अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर सी की, एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, सो व्हाट वी नो ऑन मूविंग लेफ्ट टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली सीजियम का जो साइज होगा वो लिथियम और रुबिडियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी भी क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी भी क्या, ई भी क्या है? सी और ई दोनों ही क्या है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट है। डी को हमने होल्ड किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो स्टेटमेंट ए एक गलत स्टेटमेंट होने की वजह से 1 और 2 जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गए। जब आप बात करते हो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में, तो आप देखिए बेटा स्टेटमेंट नंबर डी जो है ये गलत स्टेटमेंट होने की वजह से ऑप्शन 4 भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब अगर आप सिर्फ ऑप्शन के बेसिस पे इसको जज करेंगे, राइट, तो यहां पे सिर्फ एकमात्र ऑप्शन सही क्या है? वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम बोलेंगे कि यहां पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लेकिन बिकॉज 11th और 12th एनसीईआरटी में अलग अलग डेटा आपको गिवन है, तो बेस्ट जो यहां पे पॉसिबल आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ स्टेटमेंट सी और ई ही क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। देन जो अगला सवाल है, अगेन ये आपको ग्रुप नंबर 15 से पूछा जा रहा है। तो ग्रुप नंबर 15 में ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या है? नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल सही बात बोली है, नाइट्रोजन जो है अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा, जबकि आर्सेनिक क्या करता है? आर्साइन की फॉर्मेशन करता है। ये हमने क्लासेस में डिस्कशन भी किया है इन सारी चीज़ों का, कि जो आर्साइन होता है डेट इज कॉल्ड AsH3। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन NH3 की फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोरस PS3 की फॉर्मेशन करेगा डेट इज कॉल्ड फॉस्फीन। तो सिमिलर पैटर्न पे आर्सेनिक के लिए AsH3 को क्या बोला जा रहा है? आर्सीन बोला जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट 1 में गिवन है। दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अभी बोल रहे स्टेटमेंट नंबर 2 में एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एंटीमनी जो है वो ट्राईऑक्साइड की भी फॉर्मेशन करता है और वो साथ ही साथ पेंटॉक्साइड की भी फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे एंटीमनी
एंटीमनी पेंटॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट हो गया और स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आपको स्टेटमेंट नंबर 4 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, और ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। तो यहां पे जो एकमात्र ऑप्शन जो आपके सामने लिखा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगले सवाल के लिए आपको गौरव सर इस पे गाइडेंस देंगे। बच्चों ये सॉल्यूशंस चैप्टर का एक बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यूज में भी देखे होंगे, टेस्ट्स में भी डेफिनेटली किए होंगे। तो यहाँ पर अपन को डिफरेंट सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करने हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी सोल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ जाएगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सोल्यूट एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करता है, कौन सा डिसोसिएट नहीं करता है। तो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी हो, ये अपने आप में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व होने के बाद भी इतनी ही रहेगी। यूरिया भी सिमिलरली एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम नाइट्रेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए वैन हॉफ फैक्टर 2 है, ऐसा मान के चलेंगे अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। ऐसे ही सोडियम सल्फेट के लिए भी यही माना जाएगा कि ये 100% डिसोसिएट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके एक फॉर्मूला यूनिट से अपन को 3 आयंस मिलेंगे। तो 3 आयंस मिलने के चलते टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर हो जाएगी 0.03 मोलर, जो कि बाकी सारे ही ऑप्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होने की वजह से फोर्थ वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी ज़्यादा होगा एंड डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए अपन शशि सर की तरफ आते हैं। तो दोस्तों अगेन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 खूब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन डायरेक्टली है नहीं, है ना, कितने सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फिर उनमें से चूज़ करना है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस टाइप के पूछे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 में अगर हम देखें, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जो हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं N2+Cl- जो है, और ये हम HONO या नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर करते हैं। हालांकि HONO स्टेबल नहीं रहता है, लेकिन ये कहते हैं कि नाइट्रस एसिड की ही रिएक्शन। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसने सीधा NCERT से कॉपी कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देखोगे अमाइंस वाले में, तो आपको ये स्टेटमेंट सीधा ही मिल जाएगा। स्टेटमेंट 2 जो है ये भी NCERT से सीधी कॉपीड स्टेटमेंट है। तो आपको इससे ये भी आपको देखने में पता चल रहा है कि NCERT की लाइंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज़ डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हम बेंजीन से डायरेक्टली आयोडीनेशन नहीं पढ़ते हैं। एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ KI। तो यहाँ पे ये जो N2+ बनाते हैं, इसकी हम KI के साथ रिएक्शन कर देते हैं और इससे आयोडोबेंजीन बना लेते हैं। डायरेक्टली नहीं बनाते। क्यों डायरेक्टली नहीं बनाते बेंजीन से? क्योंकि जो रिएक्शन होती है स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है, एंड देयरफॉर डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ करेक्ट हैं, देयरफॉर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन पूछा है। एक तो हमें गिवन है ये एस्टर को किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो एस्टर को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H2PD BSO4 तो नहीं यूज़ करते, LiLH4 अल्कोहल बना देगा। डाइबल H यूज़ करते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H ही है, एंड देन फॉलोड बाई H2O। NaBH4 के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो ये सब स्टेटमेंट का ये रिएक्शन इतनी देर में मुझे लगता है कि ये पहली रिएक्शन है जो कि सीधा आसान मिली है, नहीं तो सारे रिएक्शन जो हैं तो डिफिकल्ट साइड पे ही हैं। SN2 रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड है ये अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ऑब्वियसली जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, आयोडीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये फास्टर रिएक्शन करता है। और रीज़न भी सही दिया हुआ है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज बड़ी होती है, तो जो बॉन्ड है वो वीकर रहता है, आसानी से टूट जाता है। या ऐसे समझ सकते हो कि जो I- है वो स्टेबल रहता है,
कुछ भी रीज़न से समझो तो करेक्ट रीज़न माना जाएगा। तो एजर्शन सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमें डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा हुआ है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे जो कंपैरिजन जैसा क्वेश्चन में देखने को लग रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे पूछ रहा है। जो एल्काइल ग्रुप्स हैं मिथाइल वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई जुड़ा हुआ रहता है तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसे डिक्रीज करता है। ये एसिडिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो उसके कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा रिएक्टिव बना देगा, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इन टर्न जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फॉर्मिक एसिड में अगर हम देखें तो फॉर्मिक एसिड में कोई, सब में एक चीज़ तो कॉमन है, सबके पास ये CO2H है, ये जो ग्रुप है C कार्बोक्सिलिक एसिड ये सेम है। इसके बाद फिर एक एसिटिक एसिड आ गया जिसमें एक CH3 लगा हुआ है, और इसके बाद नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो प्रॉपरली तो एक मिथाइल बढ़ाया, फिर 2 मिथाइल कर दिए, फिर 3 मिथाइल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ज़्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जैसे जैसे बढ़ेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगर लेजाइन्स टेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो लेजाइन्स टेस्ट में हम नाइट्रोजन का, सल्फर का, फॉस्फोरस का, हैलोजेंस का, इनका हम डिटेक्शन करते हैं। तो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, फॉस्फोरस ये तो यूज़ करते ही हैं। इनको हम पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है उसको आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। बट ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो सही है, बट ये डिटेक्शन कार्बन और हाइड्रोजन के लिए है जो कि लेजाइन्स टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, एंड देयरफॉर ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमसे पूछा नॉट बिलोंग टू दिस टेस्ट, तो फर्स्ट जो है वो इस टेस्ट को बिलोंग नहीं करता। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप हमारे पेपर देखेंगे तो हमारे पेपर में आपको RJ अकेडमी में जो पेपर्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शंस बच्चों को याद भी था, बच्चों ने बहुत खुशी से टिक भी किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया है, बट हम अभी सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आइसोपेंटेन गिवन है। आइसोपेंटेन में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं Cl2H के साथ, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं क्लोरीन ऐड करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए। तो 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं, चारों पोजीशन पे हम क्लोरीन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लो। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के बाद मतलब जितने भी पोजीशंस हैं डिफरेंट, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है उन सभी जगह पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। ये 4 डिफरेंट पोजीशन थे। इसके बाद आप इसमें देख लोगे कहाँ कहाँ पे कायरल सेंटर्स हैं। तो अगर आप देखो तो कायरल सेंटर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कायरल सेंटर है। और अगर कायरल सेंटर है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल अकायरल है और फाइनल प्रोडक्ट कायरल है, तो फिर ऐसे केस में ये रेसमिक बनता है। इस तरह की थ्योरी बहुत ज़्यादा NCERT में डिस्कस नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो आप, इसमें भी एक कायरल सेंटर आ रहा है, तो ये भी रेसमिक बन जाएगा। एंड देयरफॉर टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 6 इसमें से आइसोमर्स टोटल हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6 आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुगर X, कोई X है, इज फाउंड इन हनी, इज अ कीटो शुगर। हनी में बन रहा है, मिल रहा है हमें, स्वीटनेस हनी में जो आ रही है, और कीटो शुगर है, एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स, इज लेवोरोटेटरी। तो देखो अब हम ऑप्शंस में भी थोड़ा जाते हैं। सुक्रोज जो है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होता है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रुक्टोज जो है वो लेवोरोटेटरी है। माल्टोज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रहती, बट माल्टोज जो है वो हनी वगैरह में ज़्यादा नहीं मिलता हमें, है ना। तो कीटो शुगर वो कहा है, तो कीटो शुगर तो फिर डी फ्रुक्टोज इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इसके बाद हम गौरव सर के पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 11th की NCERT के फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है ना। तो जहाँ पर अपन मोल कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, एटम के आइडिया से फैमिलियर होते हैं। तो एटम वर्ड सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कॉइन किया था 1808 AD में, और जॉन डाल्टन ने एटम का आइडिया दिया था कुछ फंडामेंटल केमिकल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस या कांस्टेंट प्रपोर्शंस, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस।
तो ये जो 3 लॉज हैं ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से जस्टिफाई होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स का डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पर ये बोला है कुड नॉट एक्सप्लेन, तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर बहुत आइडिया नहीं भी लग रहा था तो भी जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स हैं लुक्स लाइक एन ऑड वन आउट, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएं। ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल से है, ठीक है। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर अपन किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन, नेट रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका साइन ऑब्जर्व करना, साइन पॉजिटिव है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो हायर टेम्परेचर पर फेवर होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, इक्विलिब्रियम राइटवर्ड्स शिफ्ट होगा। तो ए और बी में से क्लियरली ए सही होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ाना है तो आप रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स ऐड करके भी इक्विलिब्रियम को राइट में शिफ्ट करा सकते हैं। तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से या हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से सब्सटेंसेस ऐड करके हम इक्विलिब्रियम को राइटवर्ड शिफ्ट करा सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो सी और डी ऑप्शंस भी अपने पास हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो ए, सी, डी ये 3 ऑप्शंस सही हो जाएंगे। तो ये तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन है, टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन संदीप सर एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगला सवाल आप अगर देखें तो ये केमिकल बॉन्डिंग से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन पूछी है और साथ में आपसे इनका शेप भी पूछा है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चारों ही केसेस में हमें अलग अलग दे रखा है, जिसका आंसर आप जो है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से भी जज कर सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉन डोमेन्स की काउंटिंग करनी होगी। इलेक्ट्रॉन डोमेन्स की काउंटिंग के लिए हमें लोन पेयर्स की काउंटिंग करनी होगी और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, बॉन्ड पेयर्स की भी काउंटिंग करनी होगी। अगर आप XeO3 की बात करें तो इन केस ऑफ XeO3 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन डोमेन 4 हैं और 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। बट आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन यहाँ पे 3 तो आपको बॉन्ड पेयर्स देखने को मिलने वाले हैं और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इसका शेप जो होगा वो पिरामिडल हो जाएगा। तो ए का करेक्ट मैचिंग क्या है लिस्ट 2 में, पॉइंट नंबर 2। अगर आप XeF2 की बात करें तो इन केस ऑफ XeF2 में अगेन यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोमेन्स की काउंटिंग करेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन है और 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन में से 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3d2 आप sp3d देखने को मिलेगा और 2 बॉन्ड पेयर्स पे शेप कैसा हो जाएगा बेटा, लीनियर हो जाएगा। तो बी के लिए क्या होगा, करेक्ट मैचिंग जो होगा वो पॉइंट नंबर 1 होगा। तो ए के लिए 2 और बी के लिए 1। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन जब आप एलिमिनेट करोगे तो ए के लिए 2, बी के लिए 1 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 में दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें XeOF4 की तो XeOF4 के अंदर बेटा टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोमेन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन में से यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन में से 5 बॉन्ड पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। 6 इलेक्ट्रॉन डोमेन, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। तो सी के लिए मैचिंग क्या होगी, 4 और स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा। तो इस केस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो XeF6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 एक एक्सेप्शनल इसका क्या होता है, शेप होता है और शेप क्या है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ए के लिए 2, बी के लिए 1 होगा, सी के लिए मैचिंग 4 है और डी के लिए मैचिंग 3 है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 81 के लिए ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ,
जो कि आपको गौरव सर प्रोसीड करवाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन फिर से सॉल्यूशंस चैप्टर का है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, तो इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देखें, ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करें। ह्यूमिडिटी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, ये मॉइस्चर की प्रेजेंस के लिए यूज़ में लेते हैं अपन। जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में डिस्पर्स्ड रहती हैं तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये लिक्विड का डिस्पर्शन है गैशियस मीडियम में। तो ए को अपन सेकंड केस के साथ मैच कर सकते हैं। अलॉयज से भी आपकी फैमिलियरिटी है। अलॉयज आर सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड सॉलिड्स। तो इसके बेसिस पर अगर अपन ऑप्शंस देखने जाएं तो ए का मैच सेकंड के साथ है, बी का मैच फर्स्ट के साथ है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है, बट रिमेनिंग चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे अमलगम जो होता है ये मरकरी के मिक्सचर्स के लिए यूज़ में आता है। जब मरकरी को अपन किसी सॉलिड मेटल के साथ डिज़ोल्व करते हैं, जैसे डेंटल अमलगम में अपन मरकरी को सिल्वर में डिज़ोल्व करते हैं। सो दिस इज लिक्विड डिज़ोल्व्ड इन सॉलिड। तो सी मैच होगा 4 के साथ। और स्मोक में क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स गैशियस मीडियम में या एयर में डिस्पर्स्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन गैशियस फेज, सॉलिड इन गैस। डी का मैच थर्ड हो जाएगा। तो आंसर अपन ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। देखा जाए तो एक क्वेश्चन पहले रिडबर्ग्स इक्वेशन पर था, वो भी हाइड्रोजन एटम से कंसर्न था। ये भी हाइड्रोजेनिक एटम से कंसर्न है। तो यहाँ पर अपन को nth ऑर्बिट की एनर्जी का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। nth स्टेशनरी स्टेट के लिए -z² / n² टाइम्स RH। RH को बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी। इसकी वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल्स। यहाँ पर 10 की पावर भी क्लैरिटी से याद होनी चाहिए। फिर देखिए हमसे क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आयन एज वेल एज द रेडियाई। फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी आती है तो -z² टाइम्स RH आती है। ये कैलकुलेशन अपन एक बार लिथियम आयन के लिए करें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमें इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 19.62 with a negative sign into 10⁻⁻18 joules। सिमिलर कैलकुलेशन अपन हीलियम आयन के लिए करेंगे तो z² की वैल्यू 4 होगी। 2.18 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई -8.72 into 10⁻⁻18 जूल्स। तो ये एनर्जी वैल्यूज अगर अपन मैच करें लिथियम के लिए और हीलियम के लिए, तो ये एनर्जी वैल्यूज अपन को सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिखती हैं। सो सिंपली बाय एनर्जी कैलकुलेशंस भी हम आंसर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रेडियस की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज में लेना होगा n² / z टाइम्स a0। यहाँ पर भी फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात की गई है लिथियम आयन के लिए और हीलियम आयन के लिए। तो n की वैल्यू तो हो गई 1, z की वैल्यू यूज में लेंगे। a0 की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर्स। एक बार 3 से डिवाइड करना है और एक बार 52.9 पिकोमीटर्स को 2 से डिवाइड करना है। गिवन वैल्यूज भी पिकोमीटर्स में ही हैं, ठीक है ना। तो ये 17.6 के आसपास आ जाएगा और ये लगभग 26.5 के अराउंड। बाकी आप थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ भी नज़र डालेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्लियरली सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। संदीप सर एक्सप्लेन करेंगे। सो अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे।
बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जब आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आपको ये पांचों जो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है इनमें से आपको जज करना है कि एस और पी ब्लॉक के लिए कौन से रहेंगे। तो अगर आप ए को देखेंगे तो नियॉन 3s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है बेटा वो एस सबशेल में जा रहा है, तो ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अगर आप देखेंगे बी में आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है तो ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से इट्स ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर सी को देखेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5p में फिलअप हो रहा है, तो अगेन ये क्या हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अगर आप डी में देखेंगे तो ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉपर हो गया डी के अंदर। और जो ई है वो बेटा क्या है, एक थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है। ऑल्दो थोरियम में भले ही क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन थोरियम के 5f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये थोरियम एफ ब्लॉक है। तो आउट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे वो क्या है, वो ए और सी हैं, जो कि आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, ये है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। आइए अगले सवाल की तरफ जो कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, आपको गौरव सर इस पे डिस्कशन करवा देंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस पेपर में। तो क्या जा सकता है कि काइनेटिक्स को भी अच्छी वेटेज मिली है इस बार। वैसे ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आपको रिएक्शन प्रोफाइल की थोड़ी समझ है तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से मीथेन बन रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक गिवन है। एक्सोथर्मिक का मतलब जो है कि प्रोडक्ट्स का जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है वो रिएक्टेंट से लोअर है, ठीक है। तो 74.8 किलो जूल्स का गैप है, प्रोडक्ट्स लोअर हैं, रिएक्टेंट्स हायर हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अगर अपन सारे ऑप्शंस पे नज़र डालें तो यहाँ पर तो ये एरोज ऑब्वियसली एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्लियरली सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं जबकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए शशि सर की तरफ। थैंक यू सर। इस क्वेश्चन में दोस्तों पहला क्वेश्चन है जिसमें कि ढंग से इन्होंने रिएक्शन पूछी है, बाकी इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो कम ही पूछे हैं। क्वेश्चन को अगर हम देखें, सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन है HBr और पेरोक्साइड के साथ। तो HBr पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है, HBr एंड पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो इससे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है ना। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है उधर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इधर Br हमने ऐड कर दिया, तो ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हम NaCN के साथ रिएक्शन, KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जो कि एक SN2 रिएक्शन है। तो जब SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं CN माइनस के साथ, तो देखो अभी हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं पता कि हाँ यहाँ पे SN2 कितना सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हम थोड़ा ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं और ऑप्शंस के साथ जाके फिर हम देख रहे हैं कि वापस से एल्कीन तो नहीं बनाएंगे। तो SN2 रिएक्शन करा दिया, CN माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। और इसके बाद फिर अगर हम देखें तो सोडियम और अल्कोहल दिया हुआ है। सोडियम और अल्कोहल जो है ये रिएक्शन करके H2 गैस बनाएंगे और वो जो H2 गैस है वो इस नाइट्राइल को, साइनाइड को रिड्यूस करने के काम में आएगा। तो जब सोडियम एंड इथेनॉल हम ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो इसे रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपना करेक्ट चॉइस है यहाँ पे, CH2 NH2 बन जाएगा। तो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संदीप सर आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये सवाल आप अगर प्रोफाइल को जज करेंगे तो ये प्रोफाइल जो अगेन केमिकल बॉन्डिंग से आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 में ये पूछा है डाइपोल मोमेंट। तो देखिए हमने जो 100 सवाल के टॉप 100 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट 1 है वो टॉप 100 जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगेन ये NCERT में केमिकल बॉन्डिंग में विद डेटा आपको गिवन है। तो H2O का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज़्यादा है जो कि CH-Cl3 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, जो स्टेटमेंट A है, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है। आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर जो लिखे हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या वो सही है क्या, तो यहाँ पे A जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन आपको गिवन है। अगर आप स्टेटमेंट बी की बात करेंगे, या आपसे पूछें लोन पेयर्स की काउंटिंग करवाइए, तो XeF4 के अंदर बेटा टोटल जो लोन पेयर्स हैं वो 2 लोन पेयर हैं। XeO3 में एक ही लोन पेयर है,
जबकि XeF2 में कितने लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे आपको? टोटल 3 लोन पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बी के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी मेंशन की जा रही है वो एक गलत प्रॉपर्टी आपको गिवन है, ये लोन पेयर्स का करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अगर आप बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की बात करें बेटा, तो देखिए यहाँ पे 2p और 1s की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आपको 2p और 1s का ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2p का ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड व्हाट वी नो कि जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइज में क्या होंगे, ज़्यादा बड़े होते हैं देन 1s। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ जो आपको देखने को मिलेगी वो NO में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप पूरा कंपैरिजन करना भी चाहेंगे तो NO का बॉन्ड लेंथ यहाँ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद CH और जो OH है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। तो ये एक रिवर्स ऑर्डर आपको गिवन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर C क्या है, ये भी एक गलत ऑप्शन है। अगर आप डी की बात करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे, अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल सा है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। तो अब सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को ही देखकर आप इसे जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए और डी हैं वो क्या है बेटा, करेक्ट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट मेंशन किए गए ऑप्शन हैं। ए और डी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल डिस्कशन है। आइए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इसे शशि सर आपसे सब डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर। अगेन स्टीरियो आइसोमर्स का क्वेश्चन। स्टीरियो आइसोमर्स अगर कायदे से देखा जाए एनसीईआरटी ने बहुत ही कम पढ़ा रखा है और एग्जांपल्स भी बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस इन्होंने आज पूछे हैं वो सही में अगर कोई बच्चा स्टीरियो आइसोमरिज्म कम पढ़ के जाता है तो उसे डिफ़िकल्टी आएगी। एंड मुझे पता है कि इंडिया भर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डिफ़िकल्टी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हमें बोला, अगेन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों ही ड्रॉ करना है। साइक्लिक ईथर्स हैं। साइक्लिक ईथर्स किसे कहते हैं, पहले तो लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहेगा। तो साइक्लिक ईथर वो होता है जिसके अंदर रिंग में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना। रिंग जो है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है बेसिकली, ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। तो C4H8O में सबसे पहला काम हम DB कैलकुलेट कर लेते हैं, बट DB1 आ जाएगी। वैसे भी साइक्लिक ड्रॉ करना है तो वैसे भी सोच सकते हो। अब 4 कार्बन है और हमें साइक्लिक ईथर बनाना है, तो हम सबसे छोटे ईथर, पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइक्लिक ईथर्स हैं कैसे। जैसे ये है, ये सब साइक्लिक ईथर्स हैं, है ना। ये जो कंपाउंड्स हैं ये साइक्लिक ईथर्स है। 3 मेंबर्ड रिंग बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। अब इसमें जैसे हमने 2 कार्बन यूज़ कर लिया, 2 और कार्बन इसमें हमें लगाने हैं, तो 2 कार्बन के लिए आप इथाइल बना के लगा सकते हो या फिर मिथाइल बना के लगा सकते हो। तो जब मिथाइल बनाओगे तो फिर आपके पास 2 चॉइस है। मिथाइल को आप सेम कार्बन पे अटैच कर सकते हो या फिर मिथाइल को अलग अलग कार्बन पे अटैच कर सकते हो। अगेन सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं। यहाँ पे 3 कार्बन यूज़ हो चुका था तो 1 कार्बन और लगाना है, तो 2 जगह है और यहाँ पे तो बस एक ही पोजीशन। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछे हैं और स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आपको कायरल सेंटर भी देखना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, ये ±2 काउंट होगा। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो करता है। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। जो सिस रहता है वो अकायरल रहेगा। जैसा इस कंपाउंड के लिए आप 2 स्ट्रक्चर्स बनाओगे, जो सिस है ये है अकायरल, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर जो ट्रांस है, मतलब जब आप एक मिथाइल को बाहर बनाते हो, एक मिथाइल को अंदर बनाते हो, तो जो ट्रांस है यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, कायरल है। तो ये जो टोटल है 1,2 डाइमिथाइल, ये जो कंपाउंड है इसमें 3 स्ट्रक्चर्स काउंट होंगे टोटल। यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर है तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर्स काउंट होंगे। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं। तो 2 1 3 3 6 2 8 1 9 और 1 10 टोटल जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं वो 10 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स टोटल 10 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव से डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस अपने सामने हैं। ये वाला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स को थोड़ा सा मिक्स करते हुए दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहले बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात बोली है और बोला है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से 2500 टाइम्स बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जज करना है। तो रिएक्शन को एलिमेंट्री मानते हुए अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा।
बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट 2500 टाइम्स बड़ा है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/2500। और ध्यान रहे ये वैल्यू जो है ये Kc की वैल्यू मानी जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना जाएगा, जबकि हमसे पूछा है Kp। तो यहाँ पर अपन फिर इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है। और Kc की वैल्यू है 1/2500, R की वैल्यू अपन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन के अकॉर्डिंग यूज में ले रहे हैं 0.0831, टेम्परेचर एज ऑलवेज केल्विन्स में लेंगे, एंड चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल्स देखेंगे रिएक्शन को देखकर, 2 - 1 ये 1 आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऊपर नीचे कुछ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 0.831 डिवाइडेड बाय 25 है। अब चाहें तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 0.831 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 कैरी हुआ 25, जस्ट अ मिनट, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 12 का 1 कैरी हुआ 33, ठीक है। तो ये 3.324 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, विच विल बिकम 0.033 अप्रॉक्सीमेटली। तो अपन देख सकते हैं ये अपन को 4th ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी वर्किंग है, पर गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, अगर अपन डेल्टा Ng सही से जज ना करें, ठीक है ना, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दें, Kf/Kb की जगह Kb/Kf कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सॉल्यूशंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इस बार इलेक्ट्रो से क्वेश्चंस थोड़े कम आए हैं, काइनेटिक सॉल्यूशंस को अच्छी वेटेज मिली है अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन लग रहा है, 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X, 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना जिसका वेपर प्रेशर 70 टॉर गिवन है। ये अपन को प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स गिवन हैं, और हमको जज करना है कि सॉल्यूशन किस तरह का डिविएशन शो कर रहा है, क्या सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इन मोल्स को यूज़ करके मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। सिंपल इंस्पेक्शन से दिख रहा है कि 1/3 मोल्स X के हैं और 2/3 मोल्स Y के हैं, तो मोल फ्रैक्शंस हो जाएंगे 1/3 एंड 2/3। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो कितना वेपर प्रेशर आता ये देखते हैं। तो आता मोल फ्रैक्शन टाइम्स P0 वैल्यू के बराबर, के सम के बराबर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ X टाइम्स P0 ऑफ X विच इज 63, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y टाइम्स P0 ऑफ Y विच इज गिवन टू बी 78। तो आप देखिए ये 21 एंड 52 आ रहे हैं, दोनों लिक्विड्स का कंट्रीब्यूशन। ये पार्शियल वेपर प्रेशर से इनके सम करने पर वैल्यू आ रही है 73 टॉर। ये आइडियल वेपर प्रेशर है, एंड द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 70 टॉर। सो दिस आइडियल वैल्यू से कम है अपना ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आइडियल वैल्यू से कम है, और इसी को अपन बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, ये तो पॉजिटिव डिविएशन के केस में होता, पर ये सॉल्यूशन एक्चुअली नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें सिंपल कैलकुलेशन के बाद एक जजमेंट भी लेना है, तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आपको सोचनी है, एक तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना और फिर डिविएशन के बारे में सोचना। तो कुल मिलाकर ये अपना कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर था। मैं अपने साथियों को भी इनवाइट करूँगा। बताइए सर, कैसा लग रहा है पेपर ओवरऑल? तो मैं जो फाइनल वर्डिक्ट कहूँगा पेपर का वो ये है कि अगर जो बच्चे हमसे रेगुलरली कनेक्टेड रहे हैं ना सर, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात को कि जो हम लोगों के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहे हैं, जिन बच्चों ने आरजी के सेट को, आरजी के टेस्ट पेपर्स को, हमारे नोट्स को
इवन जो शायद हम लोगों ने जो रैपिड रिवीजन सीरीज ली है या फिर हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, जिन्होंने भी प्रॉपर्ली फॉलो किया होगा ना, उनके ये जो हमने 45 सवाल डिस्कशन किए हैं ना, ये वो सही करके आएंगे ही आएंगे। कुछ एक दो सवाल जहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है या फिर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ टाइम वो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दें, लेकिन स्टिल आई विल से कि ये 45 सवाल जो है, जो बच्चे आरजी के साथ कनेक्टेड है ना, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया से पेपर को सॉल्व करके आने वाले हैं। शशि सर, आप बताइए आपका कैसा वर्डिक्ट है पेपर के लिए? पेपर का वर्डिक्ट तो सर हमने देखा कि क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली तो आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये बात क्वेश्चंस सही बिल्कुल भी आसान नहीं, मतलब जैसा इन्होंने ईयर के मुकाबले level लास्ट ईयर ही definitely- नहीं, केवल मतलब जैसा इन्होंने अपना पैटर्न सेट किया हुआ था पिछले 4-5 सालों से, जिस लेवल का पैटर्न सेट किया हुआ था, एक्सपेक्टेशन होती थी। मतलब तो- हम उम्मीद कर रहे थे कि एनसीईआरटी से वो सीधे सीधे आपको लाइंस देने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा इस बार तो बिल्कुल नहीं किया। इस बार इन्होंने, आप ये मान के चलिए कि एनालिटिकल थिंकिंग को लगाना पड़ेगा आपको सवाल में यहाँ पे, है ना। सीधे सीधे देख के ऑप्शन आप नहीं मार्क कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम ही है इसमें। हाँ बिल्कुल सर। हर क्वेश्चन में अपन को सारे ऑप्शंस ही देखने पड़ रहे हैं और कई सारे स्टेटमेंट जज करने पड़ रहे हैं, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन भी एक तरह से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप से आपको हैंडल करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं अभी बस आपको यही बात बोल रहा था अभी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा। 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको वहाँ पे, जैसा आपने बताया कि सिंगल चॉइस ऑप्शन को भी इन्होंने क्या किया है, मल्टी चॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वर्डिक्ट है सर। आप और कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि बच्चे क्या थोड़े परेशान भी हाँ, हैं लेकिन कि सर cut-off जो भी कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम देगी, और जितना- फिजिक्स का पेपर जो है वो भी काफी अच्छा लेवल पे दिया है। तो नॉर्मली क्या है ना कि आप लोगों को ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर मतलब 600 प्लस लाने की या 650 700 तक जाने की, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कम मार्क्स पे ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपको, तो इसमें डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इंडिया के ही स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आने वाले हैं, ओवरऑल एवरेज ही डाउन जाने वाला है, और कोई छोटा मोटा डाउन नहीं जाने वाला है कि 5 नंबर कम आएगा 10 नंबर। मैं कह रहा हूँ 40 नंबर 50 नंबर का डिफरेंस एक एक स्टूडेंट के पेपर में, जो अपने कोचिंग में रहता है और जो उन्होंने एग्जाम जाके दिया है, उसमें देखने को मिलेगा। क्यों इस सर, है ना? पेपर में 150 नंबर लाना भी बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे हिसाब से। तो जो बच्चे पहले 175 केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखिएगा। हाँ, ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल 150 मार्क्स वुड बी अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप 175 180 लाने के हैबिचुअल थे तो थोड़ा सा वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा दिक्कत है, बट क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स डिफिकल्ट है, तो ओवरऑल प्रेशर केमिस्ट्री पे भी तो बिल्डअप होगा। ऐसे तो केमिस्ट्री में आप 175 180 स्कोर कर सकते हो, गिवन अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो। लेकिन जब फिजिक्स भी अच्छा पूछा जा रहा है, बायो भी अच्छी पूछी जा रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए हमने कहा कि 140 150 जो है वो एक गुड स्कोर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें परेशान नहीं होना। हाँ, तो आप अपना मोरल अच्छा रखिए हाँ, और होपफुली रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। सोल्यूशंस आपने देख ही लिए हैं। सर कुछ कहना है तो? मतलब मैं तो बस इतनी सी बात बोल रहा सर कि जो स्टूडेंट्स लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी हमसे कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज आरजी का जो यूट्यूब चैनल है वो ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जो हैं वो देखते हैं, वो भी हमसे कनेक्टेड है। इनफैक्ट सर उन बच्चों के फ़ोन भी आए, वो बोले कि सर पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट साइड पे था, ठीक है, लेकिन उन्होंने यही बोला कि सर हम टेंशन ले रहे हैं इस बात की, बिकॉज जो हमारे साथ हुआ होगा वो सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, ठीक है। बिल्कुल, यही हम भी समझा रहे हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सर। बस रिलैक्स रहो, बढ़िया सब जो हुआ कट ऑफ लोअर जाएगी, आप अब रिलैक्स करिए और अपना माइंडसेट अच्छा रखिए, ठीक है। ठीक है। चलिए सर। सो आई विल से ऑल द बेस्ट टू यू गाइस कि आप अच्छे से आप जो है इस जो मोमेंट आपको टाइम मिला है इसे आप थोड़ा एंजॉय कीजिए। थोड़ा आप relax लोगों ने करिए। 2 साल 3 साल आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करें और इस मोमेंट को एंजॉय करें। जो भी आपके पेंडिंग टास्क हैं, जो भी आप उसे कंप्लीट कीजिए। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 रिजल्ट्स। होपफुली रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके लिए। मिलते हैं फिर रिजल्ट्स के टाइम पे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, so थैंक much. यू।